दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वेक्टर कैलकुलस। ग्रेजुएशन लेवल का ये टॉपिक है और वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता दोनों भर्तियों में इसकी एक यूनिट ग्रेजुएशन लेवल में मिलती है। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो एवरेज 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस हम शुरू करने वाले हैं। अभी शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सिलेबस नोट किया है जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का डिवाइडेशन कैसे होगा उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है बीएससी का। इसमें यूजी लेवल का जो सिलेबस है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड दोनों में एक एक यूनिट कवर करता है और 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि इसमें से हर पेपर में हमें मिल जाते हैं। सिलेबस में जो है अपने इस बुक में आता है उसमें सबसे पहला चैप्टर है सदिशों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड चैप्टर जो है उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व, ये तीनों ऑपरेटर्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, साथ में कैलकुलेशन का पोर्शन है और प्लस वेक्टर आइडेंटिटी। उसके बाद में लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, रेखा, पृष्ठ और आयतन समाकलन। रेखा, पृष्ठ और आयतन समाकलन। और लास्ट टॉपिक जो अपना गॉस, स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम, तीन ये थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट और उनसे संबंधित क्वेश्चन। एग्जाम में हम मान सकते हैं कि एवरेज इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मिल जाता है और इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ओवरऑल 5 क्वेश्चन का मैटर है ये। कभी कभी प्लस माइनस 1 हो जाता है, यानी 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4 आने की संभावना कम है, 5 तो लगभग आ ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो बहुत आसान है। थोड़ा सा हमें +2 लेवल का जो है सदिश होता क्या है, अदिश क्या होता है, दो सदिशों का जो अलजेब्रा है, बीजगणित जो है दो सदिशों की, जोड़ भाग की, गुणा भाग, वो किस तरीके से चलता है, वो थोड़ा थोड़ा अगर हमें ध्यान होगा तो यहाँ कोई विशेष दिक्कत आने वाली है नहीं, बिल्कुल आसान पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम सदिशों का अवकलन। पहला चैप्टर अपना वेक्टर कैलकुलस का। सदिशों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें थोड़ा थोड़ा ये ध्यान होना चाहिए कि दो सदिशों का योग, दो सदिशों का गुणा, ये किस तरीके से परिभाषित होते हैं। और हालांकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा +2 लेवल के अंदर, फिर से मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास में कोई भी सदिश है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया a = i + 2j + 3k, ये एक सदिश राशि, ठीक है। और एक दूसरा सदिश लेते हैं b = 2i + j + 3k। दो सदिश हमने ले लिए और एक अदिश राशि कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। ये दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि कोई भी आप ले लें, जैसे मान लो मैंने
ये ले लिया, 3 ले लिया। 3 एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है 3, इसलिए ये अदिश राशि। अब ये अदिश राशि जो है इसका हम जोड़ नहीं कर सकते इसके साथ में, सदिश के साथ में, यानी 3 + a जो है ये परिभाषित नहीं होगा। 3 × a ये परिभाषित हो जाएगा। 3 × a का अर्थ है कि तीनों घटकों को 3 से आप गुणा करके लिख दो। तो 3a अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, 3a = 3i + 6j + 9k। यानी एक अदिश का और एक सदिश का साधारण गुणन संभव है और एक अदिश का और सदिश का योग संभव नहीं है। अब बात करें दो सदिशों की, तो दो सदिशों के बारे में हम जानते हैं कि एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ में जो गुणा होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गुणा है वो 2 प्रकार का परिभाषित किया गया है, एक तो डॉट गुणा होता है और दूसरा होता है क्रॉस गुणा। और साधारण गुणा दो सदिशों के बीच में परिभाषित नहीं होता है। तो आगे हम चलते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि दो सदिशों का योग हो या गुणा हो, उसका अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन वही सामान्य प्रक्रिया है जो पीछे हम करते आए हैं। ये थोड़ा सा बता दिया आपको जोड़ के बारे में, गुणा के बारे में। अपना जो टॉपिक है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2-4 फॉर्मूले टाइप में लिख रहा हूं। जैसे मान लो a + b, ये दो सदिशों का योगफल है। योगफल है तो इस योगफल का अवकलन कैसे होगा। जो आप सामान्य अवकलन का सूत्र पढ़ते हैं, सामान्य अवकलन की तरह ही इनका भी योगफल हो जाएगा। तो कैसे करते हैं अवकलन, दोनों का अलग अलग अवकलन कर दिया जाता है। d/dt ऑफ वेक्टर a + d/dt ऑफ वेक्टर b, ये दो सदिशों का अवकलन हो गया। तो इसमें तो याद रखने में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल आसान है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर एक अदिश राशि, मान लिया ये अदिश राशि है और दूसरी सदिश राशि है, और हम जानते हैं कि अदिश का एक सदिश के साथ में साधारण गुणा होता है, वही हमने लिखा है साधारण गुणा। ये क्या है, ये अदिश है और ये सदिश है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि जो होती है उसमें केवल दिशा नहीं होती। अदिश जो है वो आपको चर भी मिल सकता है और अचर भी मिल सकता है। यानी चर का मतलब x, y, z इस टाइप का, या फिर a, b, c इस टाइप का, जो हम कांस्टेंट लिख देते हैं लेकिन उसका मान हमें पता नहीं होता। और अचर में निश्चित कोई भी संख्या इस तरीके से। तो कोई भी अदिश राशि है उसका अवकलन होगा क्या, बात यह है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवकलन। अवकलन तो होगा, अगर वो चर है तो भी अवकलन हो जाएगा, और अगर वो अचर राशि है तो भी उसका अवकलन परिभाषित हो जाएगा। अचर का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी अवकलन तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये तो सदिश राशि, जो अदिश की बात हो गई। सदिश राशि जो है उसके अंदर, जैसे मान लो मैंने a लिखा, एग्जाम्पल के लिए सदिश जो राशि है उसमें जो घटक होते हैं i, j और k, इन तीनों के जो गुणांक होते हैं वो अदिश राशियां होती हैं। और अदिश राशि जो है वो चर और अचर दोनों टाइप की हो सकती है, यानी x, y, z भी इसमें मिल सकते हैं, और हमें 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कोई संख्याएं भी मिल सकती हैं। तो यहां पर अगर हम मान लो हमने x ले लिया, y ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया, तो ये एक सदिश राशि है, इसका भी अवकलन हो जाएगा। अवकलन अगर हम इसका करना चाहें, मान लो हम अवकलन करना चाहें x के सापेक्ष, तो क्या होगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन 1 हो जाएगा, केवल i बच जाएगा। और y के सापेक्ष, y का x के लिए अवकलन करेंगे dy/dx, और फिर j और +5 का अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 0k। यानी अगर गुणांकों में चर है या गुणांक में अचर है, दोनों ही स्थिति में
अवकलन तो जरूर होगा, और अवकलन होने के बाद में जो सदिश है वो सदिश ही रहता है, वो अदिश नहीं बन जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कोई भी सदिश का अवकलन कर देंगे तो वो अवकलन करने के बाद में भी सदिश ही रहेगा, आई जे के उसमें मौजूद रहेंगे। उसके गुणांक 1 0 हो सकता है, उससे सारे गुणांक जो है आई जे के तीनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सदिश ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी कंसेप्ट की बात थी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर एक अदिश राशि और एक सदिश राशि है हमारे पास और हम उनका अवकलन करना चाहते हैं, तो मान लिया यहाँ पर वेरिएबल t है जिसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो वो अवकलन को किस प्रकार से हम लिखेंगे? हम उसी तरीके से लिखेंगे जो हम सामान्य रूप से d बाई डी टी ऑफ u इंटू वी प्लस 2 लेवल में सीखते हैं, u dv बाई डी टी और प्लस v du बाई डी टी। ये सामान्य सा अवकलन का सूत्र होता है, और बहुत शुरुआती दौर में जब हम 11th में 12th में साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं, उसी टाइम पर ये चीजें, ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं। बस ये यहाँ पे लगाना आपको, ये u है और ये v है, तो आप सिंपल अपना यूज करें। जैसे मान लो पहले कर दिया हमने अवकलन एक अदिश राशि का, अदिश राशि ऐसी और ऐसी हो सकती है, अवकलन हो जाएगा दोनों स्थितियों में, कैसी भी होगी, और साथ में सदिश a जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, प्लस और फाई को आप रख लें और फिर सदिश का अवकलन कर दें t के सापेक्ष। सदिश किसी भी प्रकार का हो सकता है, अचर सदिश भी हो सकता है, चर सदिश भी हो सकता है, उसके गुणांक जो है आई जे के वो उस पर निर्भर करता है, वो 0 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अवकलन उसका भी परिभाषित हो जाएगा। तो ये सामान्य सा एक सूत्र लिखा है मैंने, और विशेष रूप से आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये फॉर्मूला आप जानते हो, उसी से इसको रिलेट कर लें, ट्यूनिंग बैठा लें, और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर हम पहुंचते हैं कि दो सदिशों का अगर गुणा आ जाए, यहां पर गुणा तो था, लेकिन एक अदिश का और एक सदिश का था। अदिश और सदिश का साधारण गुणन होता है, यानी बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगता, न तो डॉट लगता है न ही क्रॉस लगता है। तो हमने यहाँ पर इसका अदिश और सदिश का जो गुणन था उसका अवकलन साधारण जो हम सूत्र जानते थे उसकी सहायता से कर दिया, और इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन में कर लेंगे, और इसमें अलग से कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात यह है कि अगर दो सदिश आ जाएं या तीन सदिश आ जाएं गुणा के रूप में, तब उनका अवकलन कैसे होगा? उस टाइम भी बहुत आसान तरीका है अवकलन करने का, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कोई भी दो सदिश है, ये अपन ने नंबर 1 और 2 लिया है, ये नंबर 3 से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पीछे वाला तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ही था। दो सदिशों के गुणा की जो बात है, दो सदिशों का गुणा हम जानते हैं कि दो सदिशों का डॉट गुणा होता है, ए डॉट बी, दो सदिशों का क्रॉस गुणा होता है, ए क्रॉस बी, और फिर तीन सदिशों का गुणा की बात करेंगे। पहले इन दोनों की बात करते हैं। ए डॉट बी जब हम करते हैं तो +2 की आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि ए डॉट बी का क्या अर्थ है, ए डॉट बी किस तरीके से हल किया जाता है। उसका रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको। जब हम दो सदिशों का, जिसमें दोनों में ही आई जे के हैं, उनका डॉट करते हैं तो रिजल्ट में अदिश राशि हमें प्राप्त होती है। वो अदिश राशि एक्स वाई जेड में भी हो सकती है, वो 3 4 5 अचर राशि भी हो सकती है। और जब हम दो सदिशों का क्रॉस करते हैं तब हमें नया सदिश मिलता है, तो इसको बोलते हैं अदिश गुणन, इसको बोलते हैं सदिश गुणन, इसका दो सदिशों का। उसके बाद में तीन सदिशों का गुण आता है, बॉक्स ABC, इसको अदिश
त्रिक गुणन कहा जाता है। अदिश त्रिक गुणन यानी 3 सदिशों का अदिश गुणन, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा अदिश राशि। और इसके बाद में 3 सदिशों का ही सदिश गुणा, जो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो चारों पोर्शन हमने लिखे हैं ये हैं सदिशों का गुणा। ऊपर वाले 2 सदिशों के गुणा है और नीचे वाले 3 सदिशों के गुणा है। और ये यहां तक हम पढ़ चुके हैं प्लस 2 लेवल पे, इनको किस तरीके से हल किया जाता है, किस तरह से इनके क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या करना है, अभी हमें इन सदिशों के गुणा का, जो गुणा हुआ है उसका अवकलन करना है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इन चारों का ही मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी। तो उस टाइम पर हम अवकलन कैसे करेंगे? तो जब हम प्लस 2 में डॉट और क्रॉस पढ़ते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। यानी ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसको आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो सीधा सीधा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए जब भी आप अवकलन करोगे तो आप सदिशों को, इसमें आप कर सकते हो उल्टा सीधा, लेकिन आप नहीं करेंगे, ताकि सारे एक ही प्रकार से याद हो जाएं। हमें क्या करना है, सदिशों का जो क्रम है, जिस नंबर पर वो लिखा है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, उसको चेंज नहीं करना है। बस सीधा सीधा अवकलन करते जाना है। अवकलन हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है कुछ और आ जाए, कुछ भी आए, हमें अवकलन करते जाना है। क्रम को नहीं बदले, छेड़छाड़ नहीं करें, बस सीधा सीधा यही फंडा रखें, याद आसानी से हो जाएगा। तो ये हमें इन दोनों के गुणा का अवकलन करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कर दें। सबसे पहले ए लिखा है तो ए का अवकलन कर दें, कर दिया अवकलन हमने। और अवकलन करने के बाद में इसका अवकलन किया है सदिश का। तो सदिश का अवकलन करने के बाद में सदिश जो है वो सदिश ही रहेगा, अदिश नहीं बन जाएगा। और दूसरा ये बी है, साथ में डॉट है, तो हमें पता है कि ये भी सदिश है, क्योंकि ये सदिश है और ये भी सदिश है, तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट संभव है। तो हमें सीधा सीधा याद रखना है। आप पहले अवकलन इसका कर दो, फिर दूसरे वाले का कर दो, प्लस ए डॉट और डी बी अपॉन डी पी। ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसे ही आप क्रॉस में कर दो, डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। नंबर से हम गुणा कर रहे हैं। बॉक्स से बीसी का अर्थ होता है अदिश त्रिक गुणा। इसमें एक डॉट और एक क्रॉस आता है। अगर हम इनको बिना बॉक्स के लिखें तो उससे कोई विशेष दिक्कत आएगी नहीं। आपको वही काम करना है, बॉक्स के अंदर रखते हुए पहले इसका अवकलन करना है, फिर इसका अवकलन करना है, फिर इसका अवकलन करना है। यानी तीनों का हमें अवकलन करना है। मैं कर देता हूं। पहले हमने ए का अवकलन किया, बी और सी अपनी जगह पे हैं, प्लस फिर हमने बी का अवकलन किया और ए और सी ये अपनी जगह पे मौजूद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम सी का अवकलन करेंगे और ए और बी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है हमने। 3 सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है उनका अवकलन कैसे होता है। और इसी तरीके से डी बाई डी टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें भी इसी तरीके से होगा। मैं यहां लिख देता हूं। पहले आप ए का अवकलन करेंगे, डी ए बाई डी टी, और सदिश बी और सी अपनी जगह पड़े रहेंगे, क्रॉस बी क्रॉस सी। हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी, इनको ऐसे ही रखना है तीनों को। अवकलन जो है उसकी पोजीशन बदलनी है, सदिशों की पोजीशन नहीं बदलनी। अगला आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी क्रॉस सी, और उससे अगला ए क्रॉस बी क्रॉस
DC/dt। तो ये 4 फॉर्मूले हैं और सिंपल कंसेप्ट से आप इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। एग्जाम में हालांकि इनमें से फॉर्मूला अभी तक नहीं पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी कम है। केवल हमें पता होना चाहिए कि दो सदिशों का गुणा किस तरीके से होता है और उनका अवकलन कैसे किया जाता है, तीन सदिशों का गुणा कैसे होता है और उनका अवकलन कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सदिशों का अवकलन, इसमें 3 थ्योरम्स हैं। वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं, वो ही इंपॉर्टेंट है। उसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। प्रूफ उसका बहुत जरूरी नहीं आपको आए, केवल आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए और आपको उससे हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चन करने में भी। तो वहां पर आ जाते हैं हम। ये सदिशों के अवकलन के सूत्र हैं और अभी हम देखने वाले हैं जो 3 थ्योरम्स की बात हमने की वो, उसमें थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट लेना है हमें, केवल पहली जो प्रमेय है उसका, दूसरी का और तीसरी का। फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है यदि सदिश ft अचर सदिश है, अगर कोई भी अचर सदिश है यानी उसके i j k के जो घटक हैं वो अचर राशियां हैं, तो हमें पता है अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो अगर कोई सदिश अचर है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। df/dt बराबर हो जाएगा 0। तो अचर का अवकलन 0 और जिसका अवकलन 0 है वो अचर, वाइस वर्सा थ्योरम है। यानी अगर अचर सदिश है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा और किसी सदिश का अवकलन 0 आता है तो वो अचर सदिश होगा। केवल हमें स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ में इसमें नहीं जा रहा, 4-5 स्टेप होगी, कुछ एक्स्ट्रा इसमें सीखने को मिलेगा नहीं, लास्ट में हमें याद ही करना है। तो प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, सामान्य सा स्टेटमेंट है, अचर का अवकलन 0 होता है, तो वो आप सभी जानते हैं। थ्योरम नंबर 2, इसमें 2 थ्योरम और बची हैं, दोनों के स्टेटमेंट में साथ में लिखता हूं, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3। यदि सदिश f का परिमाण अचर है, यानी मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो, और सदिश f का f की दिशा अचर है, 2 टाइप से स्टेटमेंट है, दिशा अचर है, तो उस टाइम पर हमें याद रखना है सदिश f का परिमाण अचर। ये शब्द को आप हटा सकते हो शॉर्ट से शॉर्ट में अगर लिखना चाहो, और इसको भी हटा सकते हो यदि शब्द की जरूरत नहीं है। और थोड़ी जगह चाहिए हमें, कोई भी सदिश का परिमाण अचर है या फिर दिशा अचर है। हमें पता है कि सदिश के 2 भाग होते हैं, एक परिमाण और एक दिशा। अगर परिमाण अचर है तो क्या रिजल्ट होगा, दिशा अचर है तो क्या रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट ये है, अगर कोई भी सदिश का परिमाण अचर है तो उस सदिश का डॉट प्रोडक्ट अपने अवकलन के साथ बराबर होगा 0। ये स्टेटमेंट है। और इसका स्टेटमेंट है अगर किसी सदिश की दिशा अचर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा अपने अवकलन के साथ बराबर 0। तो ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, और अगर ये है तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा, वो दोनों इसमें भी है और इसमें भी, वाइस वर्सा, यदि और केवल
यदि। अब एग्जाम के लिहाज से बात करें तो हमें इन थ्योरम्स के प्रूफ याद होने चाहिए, प्रूफ नहीं सॉरी, इनके स्टेटमेंट याद होने चाहिए, प्रूफ याद होने जरूरी नहीं है। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, केवल आपको ये स्टेटमेंट जो दिए हैं वो याद होनी चाहिए। एक थ्योरम का मैं प्रूफ आपको बता देता हूं, बाकी उसका विशेष कोई काम है नहीं। जैसे मान लो ये थ्योरम नंबर 2 है, इसमें अगर हम लेफ्ट साइड लेके चले कि सदिश f का परिमाण अचर है, ठीक है, इसका प्रूफ ले लेते हैं समझने के लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको नोट्स में। प्रूफ ऑफ थ्योरम 2, माना कि वाइस वर्सा चल रहा है, माना कि ft एक अचर सदिश है। अब हमें पता है कोई भी सदिश जो है उसका स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूं आपको। कोई भी सदिश के स्क्वायर का अर्थ है उसके साथ, खुद के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, और कोई भी सदिश के स्क्वायर का अर्थ ये भी होता है उसके मापांक का स्क्वायर। ये तीनों बराबर ही होते हैं। प्लस 2 लेवल में ये बात हम पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कोई भी सदिश का स्क्वायर उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ और उसके मापांक का स्क्वायर, ये तीनों एक ही बात होती है। ये थ्योरम जो है इसको प्रूव करने के लिए कि ऐसा रिजल्ट आएगा अगर अचर सदिश है, तो हम ये वाला जो टुकड़ा है इसको काम में लेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे इधर लिखता हूं f डॉट f इक्वल टू क्या है, मापांक f का स्क्वायर। दोनों तरफ आप इसके अवकलन कर दीजिए, d बाई डी टी ऑफ दिस, d बाई डी टी ऑफ दिस। यहां है f डॉट f, यहां है मापांक f का स्क्वायर। f डॉट f अभी हमने a डॉट b का फॉर्मूला लिखा था, उसी से ये हो जाएगा, ये होगा डी एफ अपॉन डी टी डॉट f प्लस f डॉट डी एफ अपॉन डी टी और इक्वल टू, क्योंकि ये परिमाण अचर बता रहा है, हम इसी थ्योरी के साथ आगे बढ़े हैं कि f क्या है, एक अचर सदिश है। अब कोई भी अचर है, चाहे वो सदिश रूप में है चाहे वो अदिश रूप में है, अचर का अवकलन हमेशा 0 ही होता है। इस वजह से यहाँ पर हमें अचर का अवकलन क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो अचर का अवकलन 0, इस वजह से इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इस वजह से इसको हम डी एफ अपॉन डी टी डॉट एफ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी। तो इस वजह से क्या होगा, ये दोनों पद सेम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 के बराबर नहीं होता, इस वजह से एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ई। और ये सारी थ्योरम है वाइस वर्सा, यानी ये साइन लगाते जाएंगे, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी दोनों साइड से। तो ये एक छोटा सा प्रूफ हमने लिया। अगर थ्योरम का प्रूफ हमने कर लिया तो उसके बाद भी हमें याद तो रखना होगा ये रिजल्ट भी। अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट याद रखना है। इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको तीनों स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, केवल ये एक प्रूफ हमने देखा कि इस तरीके से ये चीज इसके 0 के बराबर होती है, केवल समझने के दृष्टिकोण से किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ को मैं वापस हटा देता हूं। प्रूफ को हमने हटा दिया। कोई भी सदिश का परिमाण अचर है तो उसका अपने अवकलन के साथ में डॉट 0, और अगर दिशा अचर है तो अवकलन के साथ में क्रॉस 0। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं इनका एक और रूप है,
वो जो दूसरा रूप है वो लैंग्वेज में आ जाएगा। बहुत आसान है, इसी चीज को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर कोई सदिश और दूसरा सदिश, ये दो सदिश है, हमें पता है ए डॉट बी बराबर 0, इसका अर्थ हुआ कि ए और बी दोनों लंबवत होंगे, या फिर ए और बी में से कोई सा एक 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ये बोल दें कि ये अशून्य सदिश है, दोनों के दोनों ही, अगर दो सदिश अशून्य यानी खुद 0 नहीं है और उनका डॉट करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लंबवत होंगे। ये लंबवत की शर्त होती है ए डॉट बी बराबर 0, और ए क्रॉस बी बराबर 0 दो सदिशों के समांतर की शर्त होती है। +2 लेवल का आप पढ़े पहले और उसके बाद में शुरू करें तो ये बातें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। लंबवत की शर्त, समांतर की शर्त मैं लिख भी देता हूं। लंबवत के लिए होता है ए डॉट बी बराबर 0 और समांतर के लिए होता है ए क्रॉस बी बराबर 0। ये दो सदिशों के लंबवत और समांतर होने की शर्तें हैं। +2 लेवल में हम पढ़ते हैं, बार बार आगे आती है। तो वही यहाँ पर डॉट है और वही यहाँ पर क्रॉस है। हमें केवल इसी लैंग्वेज को कोण के दृष्टिकोण से डॉट और क्रॉस के हिसाब से समांतर और लंबवत के बारे में लिख करके बताना है। वो इसका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो वो होगा एक अचर परिमाण का जो सदिश है वो अपने अवकलज के साथ क्या होता है, लंबवत होता है। और अचर परिमाण, ये अचर दिशा का जो सदिश है वो अपने अवकलज के साथ, अवकलज के समांतर होता है, क्योंकि ये दोनों सदिश ही है। अवकलन करने के बाद भी वो सदिश ही है। तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, एक अचर परिमाण का सदिश जो होता है अपने अवकलज के लंबवत होता है। अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के साथ में लंबवत होता है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर 0, अगर दोनों ये ए और बी 0 नहीं है फिर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री। और यही हमें इसमें लिखना है, एक अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के साथ समांतर होता है। अगर समांतर होगा तभी उसका क्रॉस जो है दूसरे सदिश के साथ में 0 आएगा, अगर वो अशून्य सदिश है तो ये तीन थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इनका स्टेटमेंट ही पूछा जाता है। तो ये जो है मैं आपको बता देता हूं, ये आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड 2013 के एग्जाम में। थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि यदि किसी सदिश की दिशा अचर है तो निम्न में से सत्य है, और फिर ये रिजल्ट लिख दिए तीनों, और एक और लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये स्टेटमेंट अगर याद है, परिमाण अचर है तो डॉट 0, दिशा अचर है क्रॉस 0, और सदिश खुद ही अचर है पूरा का पूरा ही, तो उसका अवकलन 0। बस इस तरीके से आपको केवल 3 लाइन में 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं। प्रूफ की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और अपना जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमें मिलेंगे एग्जाम के स्तर के, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी काम में आ सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करते हैं, सोल्व अनसोल्व कुछ। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं।
हमें एक सदिश दिया हुआ है r इक्वल टू a cos t i कैप a sin t j कैप प्लस t k कैप। तो एक एग्जांपल लिया है हमने समझने के लिए कि सदिशों के अवकलन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरीके से हम शुरू करें। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलन अगर आपको आता है तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये हमें एक सदिश दिया हुआ है आई जे के और उसके घटक दिए हुए हैं। उन घटकों के अंदर कुछ चर भी हैं, अचर भी हैं। वो हमें क्वेश्चन में लिख करके दे देगा। जैसे इसमें टी जो है वो पैरामीटर है, प्राचल है, जिसके रूप में सदिश लिखा हुआ है। ये अचर राशि है। और पूछा क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई है, तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट तो आप ये बता दो कि डी आर अपॉन डी टी क्या होगा। सेकंड वो पूछ रहा है कि दोबारा अगर अवकलन कर दें तो क्या आएगा। और थर्ड में वो पूछ रहा है कि दोबारा जो अवकलन किया था उसका परिमाण क्या होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा फर्स्ट वाले का, डी आर अपॉन डी टी, इसका अवकलन। तो अगर आपको अवकलन आता है तो पीछे वाले जो शुरू में हमने फॉर्मूले लिखे थे, तीन थ्योरम जो हमने लिखी है वो तो आपको याद करनी ही है। उसके अलावा जो पीछे हमने फॉर्मूले लिखे थे उनका याद होना आपको कोई विशेष जरूरी नहीं है। केवल आपको समझ होनी चाहिए कि पोजीशन जो है वो बरकरार रखें। उसके अलावा कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सामान्य अवकलन जो हम करते हैं उसी से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है। जैसे टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहां पर a cos t, तो a अचर राशि है। cos t का अवकलन क्या होता है, sin t, माइनस का sin t, तो माइनस का a sin t i, उसके बाद sin t का अवकलन cos t j, उसके बाद t का अवकलन t के सापेक्ष 1 और t। तो ये पहले का आंसर आ गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है। सामान्य अवकलन जिसको आता है वो इक्वेशन बहुत ही आसानी से कर देगा। सीधा अवकलन किया। उसके बाद में जो नंबर 2 पूछा गया है, दोबारा अवकलन करना है इसी पद का, तो क्या आएगा, sin t का cos t माइनस पहले से लगा हुआ है, इस cos t का माइनस sin t, यहां पर इसके गुणांक में था 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो ये दूसरा आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। जिसको अवकलन आता है वो तो सदिशों का अवकलन भी कर देगा, क्योंकि प्लस रूप में जब हम अवकलन गणित पढ़ते हैं उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिस भी रूप में आते हैं, सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं उसमें आई जे के नहीं मिलता आपको, वो अदिश रूप में लिखे होते हैं। यहाँ पर उसमें आई जे के लगा हुआ मिल जाएगा, यानी फलन जो है वो सदिश के रूप में आ जाएंगे। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। अवकलन जैसे हम करते आए वैसे ही होंगे, वही फॉर्मूले होंगे, केवल आई जे के हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में तीसरा क्या है, उस डबल डेरिवेटिव का मापांक, यानी इसका मापांक। अब हमें पता है कोई भी सदिश का मापांक अगर हम करना चाहें तो आई जे के घटकों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल करते हैं। वही काम हम इसमें कर देंगे। पहला जो आई का घटक है माइनस का a cos t, इसका स्क्वायर, दूसरे घटक माइनस का a sin t, इसका स्क्वायर, तीसरा घटक है 0, इसका स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और फिर रूट करना है, वो मापांक आ जाएगा। सॉरी यहाँ आएगा टी स्क्वायर। देखते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t और प्लस 0
दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बन जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। ये तो हो गया 1, और ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मापांक पूछा हमें, सदिश का मापांक एक लेंथ द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैथमेटिक्स में लाइन सेगमेंट होता है सदिश, और उसका मापांक होता है उस लाइन सेगमेंट की रेखाखंड की लंबाई। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस ए की जगह हम क्या लेंगे, केवल प्लस लेंगे, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हमने उठाया शुरुआत करने के लिए, और उसमें किस किस टाइप से आपको चीजें पूछी जा सकती हैं सदिशों के अवकलन में। आप देख रहे हैं बहुत आसान है, कोई अलग से कोई विशेष फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और सीधा अवकलन जिसको आता है वो ये आसानी से कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सेकंड ग्रेड 2017 आरपीएससी एग्जाम में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पूछा हुआ है। और आप देखेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, कोई विशेष फर्क नहीं है। सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए सदिशों के बारे में, यानी उनके जोड़, बाकी गुणा, भाग, उन सब चीजों के बारे में। सदिशों का गुणा किस तरीके से होगा वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉट गुणा और क्रॉस गुणा। क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन में दिया यदि r बराबर cos एंटी a प्लस साइन एंटी b, तो वो पूछ रहा है आप बता दीजिए dr अपॉन dt क्रॉस r बराबर क्या होगा। dr अपॉन dt क्रॉस r बराबर है। ऑप्शन और ले लेता हूं मैं, ये एग्जाम में ऑप्शन मिले n b क्रॉस a, दूसरा ऑप्शन दिया n a क्रॉस b, थर्ड ऑप्शन दिया है cos एंटी प्लस साइन एंटी b क्रॉस a, और लास्ट ऑप्शन दिया है, यही दिया है सेम, cos एंटी प्लस साइन एंटी एक क्रॉस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, और इस चैप्टर में से इसी स्तर के क्वेश्चन हमें लगातार एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए वो करेंगे, तभी आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम सभी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, cos एंटी, साइन एंटी और सदिश जो दिए थे। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें IJK लगाए थे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, IJK की जगह AB लगा दिया, सदिश लिख दिया AB, और तीसरा वाला जो है वो दिया नहीं हमने घटा। तो उसने पूछा क्या है, एक सदिश का, ये सदिश तो दिया है खुद ही है, दूसरा सदिश है उसका अवकलन, ये हमें निकालना है। तो dr अपॉन dt क्रॉस r, जो क्रॉस गुणा होता है दो सदिशों का, मैं एक बार एग्जांपल से आपको बता देता हूं। एक सदिश हमें दिया हुआ i प्लस जे प्लस के, दूसरा सदिश दिया है b i माइनस 2j प्लस 3। अगर हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हालांकि ये बहुत आसान चीज है, प्लस 2 में जो पढ़े हैं उनको पता है,
फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए क्रॉस बी का अर्थ क्या है? ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से हल करते हैं, जब हमें सदिश मिल जाए आई जे के, और पहले ए सदिश दिया है तो पहले ए के जो घटक हैं वही लिखे जाएंगे, 1 1 1, तीनों ही 1 1 1 है, और बी के घटक बाद में लिखे जाएंगे 1 -2 और +3, और इस सारणी को हल करेंगे तो हमें नया सदिश मिलेगा, वो होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से हल करना है, ये ए है ये बी है, दोनों का क्रॉस है, इसका मतलब आई जे के। लेकिन ये जो सदिश है डी आर अपॉन डी टी, ये अवकलन किया हुआ है, तो पहले हम अवकलन कर लेते हैं। डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, इसका अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। कोस एन टी का आएगा माइनस का एन साइन एन टी, और वेक्टर ए अपनी जगह रहेगा, और साइन एन टी का आ जाएगा एन कोस एन टी, और वेक्टर बी अपनी जगह रहेगा, और सी जो है तीसरा हमें दिया नहीं। तो इसी तरीके से हमें दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बिल्कुल आसान है, केवल हमें इनको स्टेप बाय स्टेप क्रम से लिखना है। पहले ये सदिश है, बाद में ये सदिश है, तो पहले ये इसी के घटक लिखे जाएंगे, बाद में इसी के लिखे जाएंगे। कारण उसका आपको बता चुका हूं मैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता, इस वजह से क्रम का ध्यान रखा जाएगा। आई जे के जो उन सदिशों में है उनकी जगह इसने लिख दिया ए बी, तो पहला सदिश ए, दूसरा सदिश बी, और तीसरा सदिश, तीसरा हमें दिया नहीं घटक, तो तीसरे की जगह हम 0 ले लेंगे, और कोई विशेष दिक्कत है नहीं। दो तरीके से इसको हल किया जा सकता है, सारणिक से या बिना सारणिक के। ए बी 0, उसके बाद में पहला सदिश कौन सा है, ये डी आर अपॉन डी टी, इसके ये घटक लिख दो, माइनस का एन साइन एन टी, एन कोस एन टी, और 0। हालांकि ये घटक लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तीनों फिर 0 हो जाएंगे। तो इसमें केवल दो सदिश दिए हैं, इसको हम अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, केवल 2 गुणा 2 का ही ये सारणिक बनेगा, फिर ये 3 गुणा 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि 2 ही सदिश इसमें दिए हैं। और तीसरा क्या होगा, फिर इसके अंदर 2 गुणा 2 सारणिक से हल करेंगे, इधर घटक 3 आ जाएंगे, तो सारणिक विधि से नहीं करके हम इसको सीधा हल करेंगे, ए क्रॉस बी जिस तरीके से किया जाता है। अगर 3 आई जे के घटक मिल जाए तो हम सारणिक विधि से हल कर लेते हैं, आसानी से हमें जवाब मिल जाता है। तो इसको हम सीधा ही कर लेते हैं लिख करके। ये डी आर अपॉन डी टी हमने निकाल लिया, माइनस का एन साइन एन टी ए, प्लस का एन कोस एन टी बी, और क्रॉस आर, यह आर सदिश है, कोस एन टी ए, और ये केवल आपको पीछे की जानकारी +2 के लिए लिखा था, इसकी जरूरत नहीं है, और प्लस का साइन एन टी बी। दो सदिश हैं, ये दो सदिश हैं, दोनों का क्रॉस करना है, कुल 4 पद आएंगे, और हम आसानी से अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। इसका इससे क्रॉस करेंगे पहले से, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, और दोनों सदिश समान होते हैं तो उनका क्रॉस हो जाता है 0, तो माइनस का एन साइन एन टी, और क्रॉस ए 0 हो जाएगा, लिख देता हूं मैं समझने के लिए, माइनस का एन साइन एन टी और साथ में क्या है, कोस एन टी इंटू में कोस एन टी और ए क्रॉस, ये दोनों सदिश एक जैसे आ गए, इस वजह से ये पद हो जाएगा 0। फिर इसका गुणा इससे कर लेते हैं, माइनस का एन साइन एन टी, और यहां भी साइन एन टी, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ए क्रॉस बी। उसके बाद इस पद का गुणा करना है दोनों के साथ, प्लस का एन कोस एन टी एन कोस स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस,
और फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो बी क्रॉस बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ए क्रॉस ए जीरो ले रहे हैं। ये जीरो लिख सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको वैसे अवॉइड कर सकते थे। वैसे मैं लास्ट वाले पद की जगह लिख देता हूँ जी। ये दो पद बच गए और इनके अंदर आप देखो माइनस में है, अगर इस माइनस को यहाँ पर एडजस्ट करें तो ए क्रॉस बी की जगह आप लिख सकते हो बी क्रॉस। तो ये हो जाएगा एन साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए और प्लस एन कोस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए। दोनों में से बी क्रॉस ए पद अलग हटा लेंगे, एन अलग आ जाएगा। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर एन टी कोस स्क्वायर एन टी ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और साथ में बी क्रॉस ए वेक्टर एन बी क्रॉस ए। ये हमारा लास्ट आंसर है, फाइनल आंसर है एन बी क्रॉस ए। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सीधा मिल गया। अगर हम बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखें तो पीछे माइनस आ जाएगा और कोई विशेष चेंज है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज के साथ में फिर से पूछा गया था। जैसे हमने ये सिंपल गुणा किया है बिना सारणी के लिखे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यदि हम ए आई प्लस जे प्लस के और बी आई प्लस 2j प्लस 3 के मान लीजिए ये दो सदिश हैं, ए क्रॉस बी इनका सीधा ही करेंगे तो भी परिभाषित हो जाएगा। आई प्लस जे प्लस के आई प्लस 2j प्लस 3k क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस आई हो जाएगा 0, फिर आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के। इस तरीके से ये 3 पद है और ये 3 पद है। इनका क्रॉस गुणा करने पर कुल 9 पद आएंगे। 9 में से जो आई जे और के जो एक साथ रहेंगे वो 0 पद हो जाएंगे और बाकी के पद जो है वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ऐसे सीधा गुणा भी हम कर सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन हमने सारणिक से क्यों नहीं किया, क्योंकि सारणिक हमेशा वर्ग मैट्रिक्स का होता है और वहां पर वर्ग जो है वो बन नहीं रहा था, इसलिए हमने सीधा सिंपल गुणा कर लिया सदिशों का 2 गुणा 2 और सीधा गुणा कर लिया। वैसे सारणिक से भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अपने पास में सदिश था दिया था ए कोस टी, जो पीछे वाला क्वेश्चन उसी की बात है, ए कोस टी ए कोस एन टी ए सॉरी ये था कोस एन टी इंटू ए वेक्टर प्लस साइन एन टी वेक्टर बी। अगर सदिश से इसको सरल करना था और डी आर अपॉन डी टी हम ले लेते, हमें करना था डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर। तो डी आर अपॉन डी टी पूरा सदिश ही हम लिखते, फिर यहाँ पर 2 गुणा 2 का सारणिक बना के कर लेते। तो इसका अवकलन आता माइनस का एन साइन एन टी वेक्टर ए, ये इसका अवकलन आता एन कोस एन टी वेक्टर बी और ये खुद फिर आर लिखते कोस एन टी ए और साइन एन टी बी, फिर इसमें से और इसको घटाते और सारणिक विधि से भी ये हल हो जाता। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 गुणा 2 का एक सारणिक लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही ले रहा हूं मैं, 2011 आरपीएससी में पूछा हुआ है। सेम ऐसा ही यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते ही आप समझ जाओगे, थोड़ा सा ही चेंज किया हुआ है। ये है आर इक्वल टू कोस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे। वो जो ए और बी लिखे थे उसकी जगह आई और जे लिख दिया। ए और बी के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं थी, इसलिए हमें ए क्रॉस बी ही लास्ट तक रखना पड़ा। और यहाँ पर आई जे के होते, जैसे मान लो आई क्रॉस जे आता तो हम उसकी जगह क्या लिख देते, फिर के लिख देते, यानी वो सोल्व हो जाता। बस इतना सही फर्क है। ये क्वेश्चन दे दिया आई जे में।
तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, यानी उसके अवकलन का और उस खुद के साथ में क्रॉस पूछा है, जहां एन अचर है, ये क्वेश्चन में बताया। ऑप्शन और ले लेता हूं मैं, 0 एन आई एन जे एन, ये ऑप्शन है, 0 वेक्टर, एन आई एन जे और एन, ये क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें आई जे के आगे इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ही हो जाएगा, और इसमें क्रम बदल दिया, डी आर अपॉन डी टी बाद में दे दिया, आर पहले दे दिया। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, आई जे लेकर कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। मतलब आई जे के घटक इसमें दिया नहीं हमें, लेकिन हमें पता है कि आई और जे का क्रॉस वगैरह करेंगे तो के भी हमें मिल सकता है। डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, माइनस का एन साइन एन टी आई एन कोस एन टी जे, इसका अवकलन किया है मैंने, और इन दोनों का अभी क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए वही बात है, या तो आप आई जे के लिख करके अलग करो, या फिर सीधा ही 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स लिख करके उसको हल कर दो। तो मैं आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी जो है उसको हल करता हूं, इसके दोनों घटक लिख देते हैं, आई जे के की जरूरत है नहीं, मतलब आई जे, और क्योंकि आंसर में के है, साथ में हम के वाला घटक 0 के लेकर के ले सकते हैं, आई जे और ये के, और पहले वाले में है कोस एन टी साइन एन टी और ये 0, और दूसरे वाले में है माइनस का एन साइन एन टी एन कोस एन टी और 0। या फिर हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, यानी आर और क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, सीधा भी क्रॉस प्रोडक्ट संभव है, और सारणिक में लेकर के भी हम हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम हल करें तो पहला आएगा आई 0 माइनस 0, तो ये 0 आई हो जाएगा। दूसरा जे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो 0 माइनस 0, फिर से ये 0 आ जाएगा। तीसरा घटक जो है वो के, क्या आएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो एन कोस स्क्वायर एन टी, और प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा एन साइन स्क्वायर एन टी, एन कॉमन लेंगे और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, तो एन के, एकदम आसान क्वेश्चन है। और एग्जाम में आप देख रहे हो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो किस स्तर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही आसान लेवल के हैं। सामान्य अवकलन जिसको आता है, और ए डॉट बी करना जिसको आता है, एक क्रॉस बी जिसको करना आता है, ये दोनों बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आती हैं, वो इन क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है, आरपीएससी में 2021 में एग्जाम हुई थी, उसमें सदिशों का अवकलन में से क्वेश्चन उठाया है। देखते हैं, यदि वेक्टर आर बराबर दिया है स्मॉल आर इंटू में आर है, जहां स्मॉल आर का अर्थ है सदिश आर का मापांक, ये दिया है, और इसके बाद कह रहा है कि आर के इकाई सदिश है, आर के इकाई सदिश है, तो आर के क्रॉस डी आर के अपॉन डी टी बराबर, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ले लेता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 1 अपॉन आर, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी,
दूसरा ऑप्शन है 1/r² r क्रॉस dr/dt। तीसरा है -1/r² r क्रॉस dr/dt। और जो लास्ट ऑप्शन है वो दिया है 0। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। सामान्य अवकलन हमें आना चाहिए, ज्यादा विशेष कुछ है नहीं। देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन में दिया है उसने और इसका मान हमसे पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें आर कैप है, ऑप्शन में सभी में वेक्टर आर है, सभी में वेक्टर आर है। तो सबसे पहले आपको चेंज करना है। और अवकलज का जो पद है d/dt सब में दिया है। इसका मतलब हमें अवकलज को सोल्व नहीं करना, एज इट इज बनाए रखना है। देखते हैं किस तरीके से होगा। आर कैप क्रॉस dr/dt। आप इससे आप बता सकते हैं कि आर कैप की जगह क्या लिखें हम। आर कैप बराबर क्या होगा, हमें पता है इकाई सदिश क्या होता है। कोई भी सदिश में उसके मापांक का भाग देते हैं तो इकाई सदिश आता है। आर कैप की जगह ये रख दो, आप इसमें रिप्लेस कर दो वेक्टर आर अपॉन में स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, ये सदिश का मापांक है। क्रॉस d/dt ऑफ वेक्टर आर अपॉन में स्मॉल आर। केवल मैंने आर कैप का मान इसमें रखा है और कुछ नहीं किया। अब हमें अवकलन करना है। अवकलन इसका और इसका, ये दो पद आगे भाग में स्टेप बाय स्टेप अवकलन कर देंगे। आर अपॉन में आर, वेक्टर आर अपॉन में आर क्रॉस, इसका अगर हम अवकलन करें तो माइनस, जैसे 1/r है, इसका भी अवकलन होगा और ऊपर वाले सदिश आर का भी अवकलन होगा। अवकलन में जो दो पद भाग में आ जाते हैं उनका अवकलन जैसे सिंपल हम करते हैं वैसे इसका कर लेंगे। तो पहले मैंने 1/r का अवकलन कर दिया, ये होता है -1/r²। और वेक्टर आर अपनी जगह पड़ा है और इसका अवकलन करने के बाद में यहां पर एक पद और आ जाएगा dr/dt। इंटू में वेक्टर आर पड़ा है, दो मैंने गुणा में मान लिए, 1/r का अवकलन यहां कर दिया। प्लस अब की बार मैंने 1/r को अलग रख दिया और अवकलन कर दिया किसका, सदिश आर का। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन में आर क्रॉस ये सदिश और साथ में ये सदिश गुणा करते हैं, क्या होता है देखते हैं। आर अपॉन में आर क्रॉस -1/r² dr/dt इंटू में आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, इसको मैं अलग कलर से नोट कर देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट ये पहला लिख दिया मैंने और फिर अगला पद लिखता हूं, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, आर अपॉन में आर क्रॉस 1/r dr/dt। यहां भी इस पे आप नोटिस करें, क्रॉस पे ये दो पद आ गए, ये कुल दो पद आ गए। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि क्रॉस जो है वो दो सदिशों के बीच होता है। तो जो पहला पद है उसमें दो सदिश कौन से हैं, एक तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ध्यान से देखो, ये दो सदिश है और बाकी सारा जो लिखा हुआ उसको हम अलग कर देंगे, यानी ये आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/r³ dr/dt और आर क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस जो है वो दो सदिशों के बीच होता है और हमें पता है कि अगर दोनों सदिश समान हो जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो इस वजह से यहाँ पर आर क्रॉस आर ये बन गया 0, पहला पद 0 हो गया। उसके बाद में जो अगला पद है उसमें भी आपको मैंने बताया सदिश कौन से हैं, एक सदिश तो ये है और दूसरा सदिश ये है।
बाकी जो लिखा हुआ बच गया वो अदिश राशि है। अदिश राशि को अलग कर दीजिए, 1/r² और एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिख दिया। तो ये जो पद है यही हमारा आंसर है, मिल गया हमें ऑप्शन बी ऑप्शन है। और ये r क्रॉस r की वजह से हो गया 0। इसमें r क्रॉस dr/dt है, दोनों एक समान नहीं है, इस वजह से 0 नहीं हुआ। तो आप देखिए कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सामान्य जिसको अवकलन करना आता है, क्रॉस और डॉट के बारे में पता है, ये तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप a डॉट b और a क्रॉस b क्या होता है उस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। ये ही पूरे वेक्टर का, सदिश का यही आधार है और ये परिभाषा आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। डॉट का अर्थ क्या है, क्रॉस का अर्थ क्या है, उनको सरल कैसे किया जाता है, ये +2 लेवल का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आप ये पढ़ें ग्रेजुएशन लेवल का, तो दोनों की ट्यूनिंग बैठ जाएगी एक साथ पढ़ने के लिए। अब a डॉट बी a क्रॉस बी वही बात है, क्रॉस ये 0 क्यों हुआ इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। मैं यहाँ भी बता चुका हूँ कि दोनों समान हो गए इस वजह से 0, क्योंकि अगर दोनों सदिश समान हो गए उनका सारणी रूप में लिखेंगे, दो पंक्तियां समान हो जाएंगी, मान 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन हमने किए और एक आपको बताया कि थ्योरम नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट एग्जाम में आया तो वो स्टेटमेंट प्लस 3 क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सामान्य अवकलन से ये हो जाते हैं। साथ में हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आज ये लेक्चर यहीं पे पूरा करते हैं हम लेक्चर, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से इसके क्वेश्चन बचे हैं और आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल वाले।